नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की पॉलिटी दिस वीक श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि पॉलिटी में पिछले हफ्ते चर्चा में रहे हैं भारत में, और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी कहानी है कि 9 जनवरी 1915, जनवरी का महीना है तो सीधी सी बात है ठंड रही होगी। तो कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह एक जहाज बॉम्बे के बंदरगाह पे आके रुकता है। उसमें से बहुत सारे यात्री निकलते हैं। उन यात्रियों की लिस्ट में एक नाम था, जो व्यक्ति 20 साल से भारत से बाहर रह रहा था और 20 साल बाद भारत में आया है, और वो चाह रहा है कि वो देश के लिए कुछ करे। इन्होंने साउथ अफ्रीका में रह करके वहां पे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, और अब वो तैयार है कि भारत में भी उसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। इस व्यक्ति का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी। वो भारत आए 9 जनवरी 1915 में, और उसके बाद भारत की इतिहास में एक नया बदलाव आया। और हम उस बदलाव को, या फिर हम ये कहें कि उस तारीख को, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर जो है सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारे आज के इस वीडियो में आपके लिए दो इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। एक है 9 जनवरी। 9 जनवरी मैंने बताया कि एक प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और दूसरा है 10 जनवरी। 10 जनवरी जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि और भी क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो कि भारत में हुए हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि इस सप्ताह की क्या खबरें हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर में होने जा रहा है। और जब तक हम इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें ऐसी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। दूसरा है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम। उसके अंतर्गत कुछ ऐसे नियम लाए गए हैं, उनका ड्राफ्ट यानी कि यूं कहें कि एक मसौदा तैयार करके सरकार ने सामने रखा है, और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर दूसरा है सीबीआई की सहमति की आवश्यकता पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में है भारत पोल पोर्टल जो है। अब ये भारत पोल पोर्टल भी सीबीआई के द्वारा ही बनाया गया, तो यहां पे हम लोग सीबीआई के बारे में चर्चा करेंगे, इंटरपोल के बारे में चर्चा करेंगे, भारत पोल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दृष्टि आईएएस के नए सेंटर नोएडा सेक्टर 15 में हम लोग नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी माध्यम के लिए 16 जनवरी से सुबह 11:30 बैच स्टार्ट होगा। इंग्लिश माध्यम के लिए एडमिशंस ओपन है। आप लोग डायरेक्टली सेंटर जाकर के एडमिशंस ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए, 8750187501। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन के साथ। प्रवासी भारतीय दिवस, जैसा कि मैंने बताया आपको कि गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915, और उसके बाद 2003 से हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे। ठीक है। 17 ऐसे कन्वेंशन हो चुके हैं, ऐसे सम्मेलन हो चुके हैं। ये 18वां सम्मेलन है जो इस बार होने जा रहा है। ये उड़ीसा में हो रहा है, भुवनेश्वर में हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि भारतीय प्रवासी सम्मान अवार्ड जो दिया जाता है वो भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। थीम की बात करें कि किस थीम पे ये होगा, वो थीम है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस जो भारत के बाहर रह रहे हैं, या फिर यूं कहें कि जो भारत के निवासी नहीं है लेकिन उनका मूल भारतीय है, अनिवासी भारतीय दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है। दूसरा है कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को और उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए, चिन्हित करने के लिए हम लोग ये दिवस मनाते हैं। और ये विदेश मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम जो है इस सारे हैंडल किए जाते हैं। उसके अलावा 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, जो मैं आपको बता चुका हूं। पहली बार ये 2003 में इसकी यूं कहें कि शुरुआत की गई थी। 2003 के बाद लगातार इसको मनाया जा रहा है। 2015 में यूं कहें कि 2003 के बाद हर साल इसको मनाया जाता था। 2015 के बाद से हम इसको हर 2 वर्षों में एक बार मनाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बात। अब हम लोग किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसके योगदान के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है जिनमें हम इंडियन डायस्पोरा को, प्रवासी भारतीयों को बांटते हैं। एक है एनआरआई, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो भारत में नहीं रहते लेकिन इंडियन है, सिटीजन वो यहीं के है, नागरिक वो यहीं के है, लेकिन रहते कहीं बाहर है, चाहे वो काम के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, या किसी भी पर्पज से हो। ठीक है। अब जनरली ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 182 दिन से ज्यादा अगर भारत से बाहर रह रहा है तो उसको हम लोग एनआरआई कहते हैं। या फिर अगर वो 365 दिन
4 सालों में, पिछले 4 सालों में अगर 365 से कम दिन भारत में रहा है तो उसे भी हम लोग एनआरआई कहेंगे, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि जिनका भारतीय मूल हो, भारतीय मूल के व्यक्ति, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर तीसरा है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एक ओसीआई कार्ड होता है, एक अलग कैटेगरी है, ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। 2015 से पहले ये दो कैटेगरी अलग अलग हुआ करती थी, भारतीय मूल के व्यक्ति और ओवरसीज सिटीजन, ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे। 2015 में इनको एक कैटेगरी बना दिया गया, ठीक है, इनको जोड़ दिया गया, अभी एक ही कैटेगरी है जिसका नाम है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कुछ कुछ कैटेगरी जो इनके पात्रताएं हैं या एलिजिबिलिटी है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय मूल की व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो अगर एक विदेशी व्यक्ति, यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति जो है वो नागरिक हो, विदेशी नागरिक है, लेकिन उसकी जड़ें जो है भारत से जुड़ी हुई है, उसके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, वो यहां कहीं रहते थे। तो पहला है कि एक विदेशी नागरिक जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल का नागरिक नहीं है, इन देशों को छोड़ करके अगर कोई विदेशी नागरिक है जिसके माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी उनमें से कोई भारत में पैदा हुए थे या भारत में रहे हो स्थायी तौर पर, तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि यह भारतीय मूल का व्यक्ति है। दूसरा, कोई अगर भारतीय मूल का व्यक्ति है, वो किसी और से शादी कर लेता है तो उससे भी हम लोग भारतीय मूल का कहेंगे। इसके अलावा तीसरा है कि अगर कोई भारतीय नागरिक से बाहर का व्यक्ति शादी कर लेता है, उसे भी हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे, ठीक है। फिर आ जाती बात ओवरसीज सिटीजन के बारे में। तो ओवरसीज सिटीजन जो वो होते हैं जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक हो या नागरिक बनने के लिए एलिजिबल हो या फिर उसके बाद किसी टाइम पे भारत का नागरिक हो। देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र हो। दूसरा, व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था, मतलब नागरिक रह चुका है, ठीक है। यह व्यक्ति जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है या तो वो नागरिक रहा हो या पात्रता रखता हो या फिर 26 जनवरी के बाद भी वो कभी नागरिक रहा हो या 15 अगस्त 1947 के बाद कोई ऐसी टेरिटरी या फिर ऐसी कोई भी क्षेत्र है जिसे भारत में शामिल कर गया हो, तो वो व्यक्ति अगर वहां से संबंधित है, वहां रहता हो, तो उसे भी इस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो नाबालिग बच्चे होते हैं वो भी इसमें पात्र होते हैं, एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगर व्यक्ति है तो वो यहाँ पे पात्र नहीं होंगे। ये दो देश जो है यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पे रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी देश है जो यहाँ पे हमने देख लिया था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल। इसमें जब हम लोग भारतीय मूल की व्यक्तियों की बात करते हैं तो ये कैटेगरी है, और ओसीआई की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश कंट्री से, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी मोटे तौर पे प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, किस तरीके के अवार्ड दिए जाते हैं। यहाँ पे प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाता है जो कि इस बार लगभग 27 व्यक्तियों और ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर के मिला है। इसके अलावा यूं कहें कि अवार्ड देता कौन है, तो हमारी जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं वो ये अवार्ड देंगी। इनकी घोषणा के लिए जो नाम प्रस्तावित होते हैं वो कौन करता है, तो एक हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके यूं कहें कि नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी जो है ये नाम प्रस्तावित करती है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। अगला है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम कुछ बनाए गए हैं 2025 के। इनका एक मसौदा बना दिया गया है और इनको अब धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाएगा। जब हम बात करें इस पर्टिकुलर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जो 2023 में बन चुका है, अधिनियम है, प्रेसिडेंट की यूं कहें कि मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कार्यान्वित नहीं हुआ, बिकॉज इनके रूल्स बनने बाकी थे। अब रूल बन गए हैं, धीरे धीरे इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है, ये रूल्स क्या है, सब कुछ, ठीक है। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और इसके प्रसंस्करण को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था जिसका नाम है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, या फिर यूं कहें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, तो ये है आपका 2023 का एक्ट, राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए मसौदा बनाया गया है नियमों का जो 2025 में हमारे सामने आया है। अधिनियम को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसमें बैलेंस क्या कर रहा है, इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखा गया। एक तो डेटा सुरक्षा, यानी कि आपकी डेटा की सिक्योरिटी हो। दूसरा है गोपनीयता रखी जानी चाहिए, जैसे कि प्राइवेसी जो है इंश्योर की जा सके। दूसरा, व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी ध्यान में रखा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि आप पूरी तरीके से स्थानीयकरण नहीं करेंगे, ताकि क्या है ना, जब हम लोग डेटा की बात करें तो इसमें ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और भी एक्सपेक्ट के लिए डेटा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी तरीके से अगर आप उसका स्थानीयकरण कर देंगे तो ग्लोबलाइजेशन में या फिर बिजनेस करने में दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या स्थानीयकरण करेंगे,
उन चीजों का जो भारत के लिए क्रूशियल है, वो डेटा जो भारत के लिए क्रूशियल है और भारत की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है उनके एक्सेस से, तो ऐसे को आप स्थानीयकरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चयनात्मक डेटा स्थानीयकरण यानी कि कुछ ऐसा डेटा चुना जाएगा जिसे सिर्फ भारत में ही रखा जाएगा, यानी कि स्थानीयकरण उसका किया जाएगा, और अनुपालन तंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है ये अधिनियम। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए। उससे पहले दो तीन चीजें बता देता हूं। डेटा फिड्यूशरी क्या होता है? डेटा फिड्यूशरी वो है जिसको हम डेटा देते हैं। एक कंपनी है जो हमसे डेटा लेती है और उस डेटा को प्रोसेस करती है। तो जब हम लोग किसी को डेटा देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक एप्लीकेशन है जहां आपने खाना ऑर्डर किया, आपने अपना नाम बताया, अपना एड्रेस बताया, अपना फोन नंबर दिया, तो हमने उसको डेटा दिया, तो जिसके पास डेटा गया है वो डेटा फिड्यूशरी है। मतलब हम उस पर भरोसा करके डेटा दे रहे हैं कि वो हमारे डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर दूसरा है डेटा प्रोसेसर। अब इस कंपनी ने ये डेटा किसी और कंपनी को दिया, ये कहा कि हमें बताइए कि कहां कौन से एरिया से कितना ऑर्डर आया है, कौन से एरिया में लोग जो है किस तरीके का ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण जो होता है डेटा का, वो डेटा प्रोसेसर करता है। फिर है डेटा प्रिंसिपल, मतलब जिसका डेटा लिया जा रहा है, यानी कि मैं जो उस पर डेटा डाल रहा है वो है डेटा प्रिंसिपल। ये तीन चीजें इस एक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है कि पर्सनल डेटा क्या होता है और नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है। पर्सनल डेटा मतलब यानी कि यहां पे व्यक्तिगत डेटा वो होता है जिससे आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता चले। अगर मैं आपको आपका कोई व्यक्तिगत डेटा दूं, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट, आपका नाम, या फिर आपके कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, तो ये जो डेटा जिससे आप पता चलेगा कि ये इस फला व्यक्ति का डेटा है, तो उसे कहेंगे कि भाई ये पर्सनल डेटा है। अब जिससे इस तरीके की चीजें पता नहीं चलती वो नॉन पर्सनल डेटा है, अव्यक्तिगत डेटा है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं आपके सेंसस की, जो हमारी जनगणना होती है। जनगणना में नाम लिया जाता है, सेक्स लिया जाता है, एड्रेस लिया जाता है, यूं कहें कि पिता का नाम, और ये सारी चीजें ली जाती है, उम्र ली जाती है। अब उस पर्चे से जहां पे नाम लिखा हुआ है तो आपको पता चलेगा कि ये इस फला व्यक्ति का डेटा है। ठीक है, लेकिन जब ये डेटा बन जाता है, सारे लोगों का डेटा बनाया जाता है, उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या इतने वृद्धि दर से बढ़ी। ठीक है, तो ये जो डेटा है इससे आपको पता नहीं चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है। या फिर यूं कहें कि जन्म दर कैसी रही, अगर वो बता रहा है कि जन्म दर बढ़ी है, तो इससे पता नहीं चल रहा किसके घर में कितने बच्चे पैदा हुए। तो ऐसे में इसको नॉन पर्सनल डेटा बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपके पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मसौदा के अंदर नियम क्या है। पहला है डेटा स्थानीयकरण का ढांचा। वो डेटा जो आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके सोवरेनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्रूशियल डेटा जो होगा वो भारत में रहेगा। ठीक है, डेटा स्थानीयकरण यानी कि लोकलाइजेशन की आवश्यकता जो इसमें बताई गई है। अब करेगा कौन ऐसा? तो एक केंद्रीय समिति का गठन किया जाएगा और वो केंद्रीय समिति बताएगी कि भाई ये डेटा जो है सिर्फ भारत में रहेगा, बाकी डेटा आप बाहर ले जा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कंपनी है ए, अब इस कंपनी ने बोला कि मेरी एक ब्रांच है यूएसए के अंदर, अमेरिका में मेरी एक ब्रांच है, मैं अपना डेटा वहां भेजना चाहता हूं। तो भारत कहेगा कि भाई इसमें जो क्रूशियल डेटा है वो नहीं भेजोगे। ये जो कमिटी है, ये समिति कहेगी कि ये तुम क्रूशियल डेटा नहीं भेज सकते, इसके अलावा तुम्हारी मर्जी पड़े वो भेज दोगे। ठीक है, तो ये है आपका लोकलाइजेशन को लेकर, स्थानीयकरण को लेकर के। फिर डेटा प्रवाह पर चुनिंदा प्रतिबंध, कौन सा डेटा बाहर जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, इस पे एक चुनिंदा प्रतिबंध है। सारे डेटा के ऊपर बैन नहीं लगाया है। ठीक है, कुछ डेटा जो क्रूशियल है उसी पे बैन लगाया गया है। ठीक है, फिर तीसरा है कि महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी। अब कुछ ऐसे कंपनी हैं जो बहुत बड़े हैं, वो इतने बड़ी कंपनी है, जैसे मेटा हो गया या गूगल हो गया, इनके पास ये बहुत बड़े बड़े डेटा के साथ डील करते हैं, तो ये हमारे लिए संवेदनशील हो जाती है चीजें। तो संवेदनशील डेटा का प्रबंधन करने वाली बड़ी इकाइयों को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी या फिर सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगला है कि डेटा उल्लंघन करेंगे तो क्या करेंगे। अगर डेटा उल्लंघन होता है, यानी मान लीजिए डेटा का ब्रीच होता है, कहीं किसी ने डेटा चुरा लिया, तो आपको उन व्यक्तियों को बताना होगा जिनका डेटा था। दूसरा, एक सरकार की एक यहाँ कहें कि भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड बनाया जाएगा, सरकार की तरफ से एक बॉडी बनाई जाएगी, उसको भी बताना होगा। क्या क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि किस तरीके का डेटा जो है चोरी हुआ है, क्या किस समय हुआ है, किस लिमिट में हुआ है, ये सारी चीजें आप बताएंगे। दूसरा कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, वो भी बताएंगे। और इसके निवारण के लिए आप क्या कर रहे हैं ये भी बताएंगे। अगर आपने सेफ्टी के लिए मेजर्स नहीं लिए हैं तो आपके ऊपर 250 करोड़ तक का जुर्माना भी हो सकता है। अगला है बाल डेटा संरक्षण प्रावधान। यहाँ पे माता पिता की सहमति होना आवश्यक है। अगर किसी बच्चे का डेटा आप स्टोर कर रहे हैं तो आप माँ बाप की सहमति लिए बिना नहीं कर सकते, ये चीज लिखी हुई है। अब सहमति को कैसे वेरीफाई करोगे, वो कंपनियों पे छोड़ दिया कि आप अपने हिसाब से वेरीफाई कर सकते हो। फिर है डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता होनी चाहिए। जो भी डेटा आपसे लिया जा रहा है तो आप बताएंगे कि किस तरीके का डेटा आप ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, प्रोसेसिंग का उद्देश्य क्या है, और इसका उपयोग किस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आप उस व्यक्ति को बताएंगे जिसका आप डेटा ले रहे हैं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है जो काफी टाइम से आपका ऐप या फिर आपकी सेवाओं का उपयोग नहीं कर रहा है तो उसका डेटा आपको डिलीट करना होगा।
आप उसको एक मैसेज करेंगे कि भाई आप यहाँ पे सर्विस का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अगले 48 घंटों में हम आपका डेटा डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब वो आगे आपको बताएगा कि आपको डेटा डिलीट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो इस मसौदे में तैयार की गई है, जो कि हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। सीबीआई जांच की सहमति की आवश्यकता। तो अभी हाल में एक केस हुआ था आंध्र प्रदेश में कि 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर एक एफआईआर कर दी थी सीबीआई ने, और हाई कोर्ट ने कहा कि आप एफआईआर नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो है स्टेट से सहमति नहीं ली। सीबीआई ने कहा कि भाई हमारे पास पहले से सहमति है, आंध्र प्रदेश हमें पहले से सहमति दे चुका है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हमने सहमति दी थी, लेकिन उसके बाद जो राज्य है 2 हिस्सों में बंट गया, एक आंध्र प्रदेश हो गया, एक तेलंगाना हो गया, तो आपको फिर से सहमति लेनी होगी। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके विभाजन से पहले आपने सहमति दे रखी है और उसके बाद अगर आपने वो सहमति हटाई नहीं है या फिर उसमें कोई चेंज नहीं की है, तो वो सहमति रहेगी। चाहे आपने 2 अलग-अलग राज्यों में विभाजन कर दिया हो, लेकिन वो सहमति रहेगी। वो सहमति आंध्र प्रदेश के तरफ से भी रहेगी और तेलंगाना की तरफ से भी रहेगी। तो ऐसे में ये कहा गया कि आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, आपको अलग से सहमति लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा बात यहां पे जो कहा गया वो ये था कि केंद्रीय कानून की सर्वोच्चता। जो केंद्रीय कानून है, यहां पे बात थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो आपका बेईमानी के खिलाफ जो चीजें होती है या घूसखोरी के खिलाफ जो आपके पास एक लॉ है, तो उसका उल्लंघन किया गया था। तो उन्होंने कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी है और वो केंद्र सरकार के कर्मचारी है और केंद्र सरकार के लॉ के अंतर्गत वो यूं कहें कि उनको विनियमित किया जाता है, तो ऐसे में केंद्र जो है उसकी सर्वोच्चता रहेगी, केंद्र के लेजिस्लेशन की सर्वोच्चता रहेगी। ऐसे में आपको स्टेट से सहमति लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि एक करप्शन के मामले में 2 व्यक्ति पकड़े गए, उन 2 व्यक्तियों को ये सीबीआई ने एफआईआर कर दी और वो करप्शन का मामला था, केंद्र सरकार के व्यक्ति थे, तो इसमें स्टेट को कोई सहमति देने की जरूरत नहीं होगी या फिर सीबीआई को स्टेट से सहमति लेने की भी जरूरत नहीं है। ये बात यहां पे कही गई। कानूनी सिद्धांत क्या रखाया गया कि न्यायालय ने कहा कि यदि कथित अपराध में केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल है और केंद्रीय अधिनियम के तहत एफआईआर राज्य की सहमति के बिना भी दर्ज की जा सकती है, चाहे उनकी पोस्टिंग कहीं भी हो। ठीक है, तो ये कुछ बात थी सीबीआई को लेकर के। अब यहां पे सीबीआई के बारे में कहा गया है, सीबीआई कैसे स्थापना हुई। 1963 में सांथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। क्यों स्थापना की गई थी? भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और अन्य गंभीर अपराधों की जांच करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अधिकार क्षेत्र क्या है? जनरली ये सेंटर की बॉडी है जो स्टेट्स में जाकर के भी काम कर सकती है। ठीक है, और उसके लिए इनको पहले सहमति लेनी होगी। सहमति 2 तरीके की होती है, एक तो जनरल कंसेंट होती है कि आप एक साथ कंसेंट ले लें, स्टेट आपको बोलता है कि आप आइए अपने हिसाब से काम कीजिए, जाइए, हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपको हमारी जनरल सहमति है, यानी कि एक जनरल कंसेंट है। नहीं तो फिर आपको हर केस के दौरान आपको जाकर के स्टेट से सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इंटरपोल के साथ, मतलब भारत की जो एक एजेंसी है, भारत के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के तौर पे ये काम करता है। ठीक है, यहां पे भारत पोल के बारे में बात कर ले। जब भी कोई क्रॉस बॉर्डर क्राइम होता है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम मतलब अगर जैसे मान लीजिए अमेरिका में कोई क्राइम हुआ, किसी भारतीय के द्वारा किया गया, या फिर भारत में किसी ने क्राइम किया और भाग करके अमेरिका चला गया। अब ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन होती है और अगर वो इन्वेस्टिगेशन इंटरपोल कर रहा है, तो इंटरपोल अपनी इंफॉर्मेशन जो है भारत को भेजेगा। भारत में किसके पास भेजेगा? वो सीबीआई के पास भेजेगा। अब सीबीआई क्या करेगी उस इंफॉर्मेशन का? वो अपने लोकल ऑफिसर्स को देंगी। तो ऐसे में इंफॉर्मेशन आगे पीछे हो सकती है, देरी लग सकती है। तो सीबीआई ने एक भारत पोल पोर्टल बनाया। पोर्टल के माध्यम से सीधी इंटरपोल से इंफॉर्मेशन आएगी, सीबीआई अपने ऑफिसर्स को भेज देगा। इससे 2-3 चीजें होगी। एक तो समय बचेगा, आप ये देखेंगे एफिशिएंसी के साथ कार्य होगा। ठीक है, और ये सारी चीजें कि कोई चीज लीक नहीं होगी। आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही साधारण और सिंपल भाषा में इसको दिया गया है। एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें इंटरनेशनल क्राइम्स के लिए इंटरनेशनल पुलिस जब भी काम करेगी तो इसके माध्यम से वो डेटा भेज सकती है और ये डेटा सीबीआई के द्वारा आगे पुलिस ऑफिसर को भेजा जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बेहतर समन्वय के लिए ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल पुलिस के बारे में दिया गया, ये एक स्वतंत्र संगठन है और ये आतंकवाद हो गया, तस्करी या अन्य अपराधों के खिलाफ काम करती है। 195 देश है और ये यूएन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग एक आध दो सवाल देख लेते हैं जो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? दूसरा सवाल है, भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो यानी कि एनसीबी के रूप में कौन सी एजेंसी कार्य करती है? विदेश मंत्रालय, सीबीआई या फिर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो? ठीक है, तो आप इनको अटेम्प्ट कीजिएगा और हमें जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूं, किसी और एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।